Hello everyone, this is Om and welcome to Civil Raja, your gateway to future. So guys, आज की क्लास जो है वो थियोरेटिकल होने वाली है और आज हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं वो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो पहले ये समझ लेते हैं कि हम लोग ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं। तो ये बेसिकली होगा उन एस्पिरेंट्स के लिए जो कि एसएससी जेई या आरआरबी जेई के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं या फिर स्टेट एई एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे प्रैक्टिकल वीडियोस डाल रखे हैं जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे डील करना है, यहाँ पे कंसल्टेंट बनने के बाद कैसे काम करते हैं, वो सारी चीजें आपको समझ में आती है। लेकिन बहुत सारे सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि एक गवर्नमेंट जॉब जाना चाहते हैं। तो हर चीज तो मैं यहाँ पे इतने कम टाइम में कवर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ऑलमोस्ट 4 मंथ्स का ही टाइम है जो हम लोग के पास है एसएससी जेई के लिए। नवंबर में आई गेस इनके एग्जाम के पेपर के डेट्स हैं। आपको जो एक्यूरेट डिटेल्स है वो एसएससी की वेबसाइट से मिल जाएंगे। उसके बाद आरआरबी जेई का भी एग्जाम होगा, तो उसके लिए हमें थियोरेटिकली खुद को प्रिपेयर करना होगा। यहाँ पे इस चैनल पे मेरा मोटिव ये होगा कि मैं आपको कम से कम टाइम में जितने ज्यादा नॉलेज दे सकूं। ओके, तो इसलिए डायरेक्टली चलते हैं हमारे आज की क्लास के ऊपर। और बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट आप सबको पता ही होगा क्योंकि आप ऑलरेडी इस एग्जाम के लिए इतने साल से प्रिपेयर कर रहे होंगे या फिर मे बी आप अभी पास आउट हुए हैं या डिप्लोमा कंप्लीट किया हो और आप इसके पेपर को देना चाहते हो, राइट। तो इस क्लास में हम लोग आज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के सिलेबस को पहले समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं जो हम लोग को पढ़नी है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पहले हम लोग समझेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोम, ओके, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, दैट इज एसएफडी एंड बीएमडी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है कि डिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है, वो हम लोग समझेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस, तो उसके बारे में हर एक चीज डिटेल में समझी जाएगी आज की क्लास में। स्ट्रेस पे भी बात होगी, ओके। तो ये पॉइंट आज कवर होने वाला है। टॉर्शन क्या होता है, स्प्रिंग। देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉलम, प्रेशर वेसल, बेंडिंग स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस और कंबाइंड स्ट्रेस। इतना हम लोग का इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सिलेबस है, ओके। तो हम लोग ये सारी चीजें यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और आज जो है वो स्टार्ट करते हैं कि साइंस क्या होता है। एक छोटी छोटी बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ स्टार्ट करेंगे, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, किसी भी एक टॉपिक को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि इस सेशन को आप एक रिवीजन सेशन की तरह देख सकते हो, नॉट एज अ कंप्लीट डिटेल्ड सेशन, ओके। क्योंकि ये उन लोगों के लिए ज्यादा फ्रूटफुल होगा जो लोग ऑलरेडी थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर चुके हैं या फिर क्लास में अटेंटिव रहे थे। तो पहले समझते हैं कि साइंस क्या होता है। तो किसी भी नेचुरल प्रोसेस को ऑब्जर्व करना और उसके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल लॉज को बनाना, ये होता है साइंस, विच इज ऑब्जर्विंग द नेचुरल प्रोसेस एंड मेकिंग प्रिंसिपल लॉज। देन आता है कि एवरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट इज सब्जेक्टेड टू सम काइंड ऑफ एक्सटर्नल लोडिंग। अब डायरेक्टली एक एग्जांपल लेते हैं एक प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर का या फिर प्रिज्मेटिक एलिमेंट का। अब प्रिज्मेटिक एलिमेंट क्या होता है, वो एलिमेंट जो कि रिजिड है एंड दैट हैज अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। यानी कि हम इस एलिमेंट को कहीं से भी देखें तो उसका क्रॉस सेक्शन जो है वो काफी यूनिफॉर्म होगा, उसमें कहीं से भी डेविएशन नहीं होगा। तो ऐसे एलिमेंट को कहते हैं प्रिज्मेटिक एलिमेंट। और हर एक एलिमेंट जो है उसमें कहीं ना कहीं से एक्सटर्नल लोडिंग लग रहा होता है। अब जो ये एक्सटर्नल लोडिंग है वो कहाँ पे अप्लाई होता है। तो सपोज ये हमारा जो प्रिज्मेटिक एलिमेंट है वो हमारा माइल्ड स्टील का बना हुआ है। माइल्ड स्टील को हम लोग स्ट्रक्चरल स्टील भी कहते हैं। अब ये माइल्ड स्टील जो होता है वो किस चीज का बना हुआ है, ग्रेन्स का बना होता है। ये ग्रेन्स जो है वो किसके बने होते हैं, वो एटम्स के बने होते हैं। ये बेसिक चीजें हैं जो कि आपको कॉलेज और इससे पहले भी समझ में आ गई होंगी। अब जो है कि all the grains are under the same stress when external loading is applied। so ये जितने भी grains है इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल एलिमेंट में वो सब जो है वो किसी ना किसी स्ट्रेस में होते हैं जब एक्सटर्नल लोडिंग जो है वो अप्लाई की जाती है। उसके लिए अब हम समझते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है, तो उसकी बुकिश डिफिनेशन पे भी जाएंगे। पर अभी हम लोग इतना समझते हैं कि जब भी कोई एक्सटर्नल लोडिंग लगता है तो उस एक्सटर्नल लोडिंग के अगेंस्ट में जो मटेरियल है वो इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप करता है। और वो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसी को हम लोग कहते हैं स्ट्रेस, ओके। अब क्या होता है जब स्ट्रेस ज्यादा होता है आपकी स्ट्रेंथ से तो मेंबर जो है वो फेल कर जाता है। स्ट्रेंथ मतलब किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल में या फिर पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में कितना ताकत है। और स्ट्रेस क्या होता है, जो उस पे लोड लगाया गया उसके अगेंस्ट में जो इंटरनल रेजिस्टेंस क्रिएट किया गया, ठीक है, तो वो होता है हमारा स्ट्रेस। अब वो स्ट्रेस अगर मटेरियल के स्ट्रेंथ से ज्यादा हो गया तो मटेरियल क्या हो जाएगा, मटेरियल कर जाएगा फेल। अगर
जो हमारा स्ट्रेस है वो हमारे स्ट्रेंथ से कम है, तो मटेरियल जो है या फिर आपका जो मेंबर है, जैसे कि बीम हुआ, कॉलम हुआ, फुटिंग हुआ, ये सब सेफ रहेगा। ओके, अब आता है कि सोम को पढ़ना क्यों है या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को पढ़ना क्यों है। तो ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है, तो इसलिए हम लोग इसमें बेसिक बेसिक चीजों को पढ़ रहे हैं, जैसे कि हमारा पहला टॉपिक था बेसिक ऑफ सोम। ओके, ये हमारा पहला टॉपिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोम, तो इसी को हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ओके, तो SOM is needed to find out magnitude of stress on each particle to ensure the safety of structural member। इसका मतलब होता है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को जो स्टडी है वो हम लोग क्यों करते हैं, ताकि हम लोग जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है किसी भी मेंबर में, उसके हर एक पार्टिकल को उसको स्टडी कर सके, उसको पता कर सके, एंड देन उसको करने से क्या होगा, हम लोग इंश्योर कर सकते हैं कि स्ट्रक्चरल एलिमेंट जो है वो आपका सेफ है या नहीं है। ठीक है, तो उसको इसकी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए हम लोग ये जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है उस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ सोम इज टू चेक वेदर अ पार्टिकल विल फेल और नॉट। सिंपल सी बात है, सिंपल डेफिनेशन रहेगा कि सोम पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये चेक करना कि जो हम लोग का पार्टिकल है वो फेल करेगा या नहीं करेगा। अब होता है कि मटेरियल कितने टाइप के होते हैं, तो कोई भी मटेरियल ले लो आप, वहां पे दो टाइप के मटेरियल होते हैं। पहला हो जाता है आपका रिजिड मटेरियल, दूसरा होता है डिफॉर्मेबल मटेरियल। अगर आपको इसमें लाइक क्लास नोट्स चाहिए होगा तो उसके लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, दैट्स नॉट एन इशू। देन आता है कि रिजिड मटेरियल क्या होता है। तो रिजिड मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसमें कि जब एक्सटर्नल लोड को अप्लाई करते हैं तो उसके ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं होता है। ज्योमेट्री से क्या मतलब है, हमारा शेप, साइज और उसका जो भी हम लोग डायमेंशंस देख सकते हैं, वहां से किसी भी डायमेंशन में कोई भी चेंज नहीं होगा, तो ऐसे मटेरियल को कहते हैं रिजिड मटेरियल। सपोज यहाँ पे आपका एक बीम रखा हुआ है, फिक्स्ड सपोर्ट है, इधर रोलर सपोर्ट है, यहाँ पे पी लोड इस पे अप्लाई किया गया है, और इस लोड के कारण इसमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं आ रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे एक रिजिड मटेरियल। सपोज यहाँ पे ये आपका कोई लाइक मेंबर है, इसमें हम लोग पी लोड अप्लाई कर रहे हैं, ये एल लेंथ का है, और ये लोड कितना भी इंक्रीज करने के बाद हम लोग का जो मेंबर है वो इसी शेप एंड साइज में रहता है, यानी कि अपनी ज्योमेट्री को चेंज नहीं करता है, तो वो हो जाता है हमारा रिजिड मटेरियल। अब रिजिड मटेरियल पे जब भी कोई लोड लगाते हैं तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, नो चेंज इन ज्योमेट्री। ओके, अब प्रैक्टिकली जो है वो रिजिड मटेरियल जो है वो अवेलेबल होता ही नहीं है। सो द प्रैक्टिकली रिजिड मटेरियल्स आर नॉट अवेलेबल इन द वर्ल्ड। तो ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। अब ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है तो समझना ये पड़ेगा कि पढ़ क्यों रहे हैं। तो इट इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट विच इज यूज टू एनालाइज द कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर। तो जब भी कोई स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड होता है या फिर काफी बड़ा स्ट्रक्चर हो जाता है तो उसको हम लोग सिंपली स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग इस हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट का, जिसमें कि हम लोग मान के चलते हैं कि कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर जो है वो रिजिड है, इसको लेके आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये हो गई हमारी पहले मटेरियल। रिजिड मटेरियल का मतलब क्या हुआ कि लोड के अप्लाई करने के बाद भी उसके ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं होता है। हाँ, अगर ये लोड बहुत ज्यादा हो गया, यानी कि मटेरियल के स्ट्रेंथ से भी ज्यादा हो गया, तो इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि जो स्ट्रेस क्रिएट होगा उसके कारण ये मेंबर जो फेल कर जाएगा, यानी कि टूट जाएगा। ओके, टूट सकता है, लेकिन उसके जब तक वो टूट नहीं रहा है तब तक उसके शेप एंड साइज में कोई चेंज नहीं होगा। ओके, अब आते हैं डिफॉर्मेबल मटेरियल के ऊपर। तो इस डिफॉर्मेबल मटेरियल में क्या है कि दिज मटेरियल्स अंडरगो चेंज इन ज्योमेट्री, शेप, साइज एक्सेट्रा, यानी कि इसकी जो ज्योमेट्री है, इसका जो शेप है, साइज है, सब कुछ चेंज हो जाता है जब उस पर लोड लगाया जाता है। तो ऐसे मटेरियल को बोलते हैं डिफॉर्मेबल मटेरियल। एंड प्रैक्टिकली कहेंगे तो हमारे जितने भी मटेरियल्स है वो सब के सब डिफॉर्मेबल मटेरियल्स ही होते हैं। जैसे कि यहाँ पे पी लोड अप्लाई किया गया तो ये इस तरीके से डिफॉर्म हो गया। देन यहाँ पे पी लोड अप्लाई किया गया तो इसका जो लेंथ है वो थोड़ा सा एक्सटेंड कर गया। सब इसका लेंथ इनिशियली कितना था, एल था, अब ये डेल्टा एल बढ़ गया, यानी कि इसका जो करंट लेंथ है वो कितना है, एल प्लस डेल्टा एल। ओके, सो ऑल मटेरियल्स आर डिफॉर्मेबल प्रैक्टिकली। इतना हम लोग समझ गए हैं। अब सपोज ये एक आपका फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है। ओके, और ये जो मटेरियल है ये आपका रिजिड मटेरियल है, एंड देन आपके पास ये जो लाइक वर्टिकल एलिमेंट्स है या वर्टिकल मेंबर्स है वो आपके डिफॉर्मेबल मेंबर्स हैं। तो यहाँ पे अगर आप एक फोर्स अप्लाई करेंगे इस डायरेक्शन से, ये जो फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया गया, इसके कारण क्या होगा कि इस मेंबर में थोड़ा सा डिफॉर्मेशन आ जाएगा।
आप देख रहे हो कि इस तरीके से इसमें डिफॉर्मेशन आ गया है। तो ये और ये अगर डिफॉर्मेबल मेंबर्स हैं तो इन दोनों में डिफॉर्मेशन आ जाता है। ओके, और आपका जो रिजिड एलिमेंट है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। आई गेस अब आपको बेटर क्लियर होगा। ठीक है, तो इस मटेरियल में कोई भी चेंज नहीं आएगा। देन आते हैं हम लोग के पास स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या होता है, अगर इतनी बातों को आप समझ पाए हैं तो अभी आपको ये डेफिनेशन बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएगा कि द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल एट अ पॉइंट अगेंस्ट डिफॉर्मेशन काउज्ड बाय एक्सटर्नल लोड इज टर्म्ड एज स्ट्रेस। यानी कि वो इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि मटेरियल के अंदर होता है, किस पॉइंट पे होता है, at the point of deformation, okay, and which is caused by the external load is termed as stress. So इसको हम लोग simply क्या पढ़ सकते हैं, the internal resistance offered by the material at a point against deformation caused by external load is termed as stress. आपको स्ट्रेस समझ में आ गया। इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि स्ट्रेस कब क्रिएट होता है। पहले तो स्ट्रेस क्या है, वो इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो आपको ये समझना होगा कि स्ट्रेस क्या है आपका, वो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है। ओके, देन ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये कहाँ पे होता है, एट अ पॉइंट अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन। यही आपका दो क्वेश्चन इससे बन सकता है। अब स्ट्रेस जो है दैट इज ऑलवेज डेवलप्ड व्हेन अ बॉडी इज रिस्ट्रिक्टेड और कंस्ट्रेंड अगेंस्ट डिफॉर्मेशन। अब स्ट्रेस कब जनरेट होता है, व्हेन अ बॉडी इज रिस्ट्रिक्टेड और कंस्ट्रेंड अगेंस्ट डिफॉर्मेशन, यानी कि आप उसको किसी बॉडी का डिफॉर्मेशन रेसिस्ट करना चाहते हो तब स्ट्रेस जनरेट होगा, या फिर वो एक जगह दोनों साइड से ब्लॉक है या फिर किसी सपोर्ट पे है तभी स्ट्रेस जनरेट होगा, अदरवाइज क्या होगा, बॉडी मूव कर जाएगी। ओके, तो वो भी एक जगह है जहाँ पे स्ट्रेस नहीं बनता है, जब आपकी बॉडी मूव कर रही हो। मूवेबल बॉडी पे ये स्ट्रेस नहीं बनता है। ये तभी होता है जब आपकी बॉडी स्टैटिक हो, किसी सपोर्ट पे फिक्स कर गई हो और उसके बाद जो डिफॉर्मेशन है वो भी ना हो रहा हो, तो वहां पे क्रिएट होता है स्ट्रेस। अब स्ट्रेस का लाइक फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारा फोर्स बाय एरिया। फोर्स का हमारे पास अगर देखेंगे तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और एरिया का हो जाता है मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम लोग बोलते हैं पास्कल, जिसका कि सिंबल है कैपिटल पी स्मॉल ए। ओके, सो 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में हो जाता है हमारा 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 10⁶ पास्कल, और इसी 10⁶ पास्कल को हम लोग कह सकते हैं 1 मेगा पास्कल। सो आप समझ सकते हैं कि 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मेगा पास्कल। ये आपको न्यूमेरिकल्स करने के टाइम लाइक काफी हेल्प करेगा, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। साथ ही इस बात को भी ध्यान में रखना है कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। ओके, अब आते हैं हम लोग दूसरी चीज के बारे में जो कि होता है स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या होता है, मैंने आपको समझाया था कि ये आपका कोई बॉडी है और ये आपका डिफॉर्मेबल बॉडी है। तो इस पे जब हमारा पी लोड एक्ट कर गया, यहाँ से इस तरीके से पी लोड को एक्ट करवा दिए, तो क्या होगा, इसमें थोड़ा सा इलोंगेशन आ जाएगा, यानी कि इसकी ज्योमेट्री में चेंज हो गया। तो वो चेंज कितना है, डेल्टा एल है। तो अभी जो इसकी टोटल लेंथ है वो है एल प्लस डेल्टा एल। ओके, तो स्ट्रेन हो जाता है दिस लाइक चेंज इन लेंथ टू दी ओरिजिनल लेंथ, यानी कि डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल, और ये हमेशा यूनिटलेस होता है। तो ये भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कि ये जो आपका स्ट्रेन है उसका यूनिट क्या होता है, तो ये यूनिट लेस होता है। तो गाइज आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे, और इसी तरीके से हम लोग थोड़ा थोड़ा करके अपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। आई गेस मैं ट्राई करूंगा कि इसकी जो वीडियो है वो आपको डेली एक एक वीडियो एटलीस्ट मिलती जाए, सो दैट आपका जो सिलेबस है वो जल्दी से जल्दी कवर हो सके। एंड आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो आप सिंपली उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है या फिर आपको लगता है कि ये आपके किसी फ्रेंड के काम आ सकती है, तो इसे लाइक करके उसे शेयर कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो मोर फ्रिक्वेंटली चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके गाइज, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।